हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। मैं रवि भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्रांति पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें जो 4th नंबर का आज हमारा वीडियो है, क्लास है, उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट इकोलॉजी का को जाना जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी। और यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना आपके 100% रहेगी। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने इकोलॉजिकल पिरामिड पहले भी पढ़ा होगा, बहुत शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटा। मैं आपको आज इसको बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ाने वाला हूं, ताकि इकोलॉजिकल पिरामिड से यदि कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन भी बनेगा पुराने क्वेश्चंस के अलावा, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। फुली आरबीएससी बोर्ड का मैटर है ये, एनसीईआरटी बेस्ड। चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप। पारिस्थितिकी स्तूप एक्चुअली है क्या? पारिस्थितिकी स्तूप का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनको एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करना। वो एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? उनको एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करना, याद रखना, पारिस्थितिकी स्तूप कहलाता है। और पारिस्थितिकी स्तूप की यदि अपन बात करें तो पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों चार्ल्स एल्टन। इसलिए इनको एल्टनियन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। तो इनका नाम क्या क्या है? इनको खाद्य पिरामिड कह सकते हैं, ट्रॉफिक पिरामिड कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं, एल्टनियन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। सन 1929 पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन वैज्ञानिक ने बताया था। और इन्होंने सबसे पहले दोस्तों संख्या का पिरामिड बताया था। पिरामिड बताया था, संख्या के पिरामिड के बारे में बताया है। अगला आता है 1938 के अंदर बोडेन हाइमन ने बायोमास के लिए पिरामिड संरचना का प्रस्ताव रखा था। बायोमास के लिए पिरामिड संरचना का प्रस्ताव रखने वाले वैज्ञानिक कौन है बताइए? बोडेन हाइमन है। कौन है अपना? बोडेन हाइमन है। 1942 में हचिंसन और लिंडमैन, दो साइंटिस्ट के नाम और याद रखना। वैसे महत्वपूर्ण आपके यही है, एक तो बोडेन हाइमन है, एक चार्ल्स एल्टन है। तो प्रतिपादक पूछे तो चार्ल्स एल्टन, इसने संख्या का पिरामिड दिया था। और बोडेन हाइमन ने सबसे पहले इसका पिरामिड दिया था, बायोमास के पिरामिड का प्रस्ताव रखा था। हचिंसन लिंडमैन ने उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए प्रस्ताव रखा था। आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपका कि पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो पैटर्न बदल रहा है इसमें बदलते हुए पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली विशेषता क्या है बताइए? 2 से 4 परतें उपस्थित होती हैं। कितनी परत पाई जाती हैं? 2 से 4 परतें होती हैं। एक ही प्रकार के खाद्य स्रोतों पर निर्भर जीवों को एक ही स्तर पर रखा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? एक ही प्रकार के खाद्य स्रोतों पर निर्भर जीवों को अलग अलग स्तरों पर रखा जाता है। क्या ये बात सही है? बस ये आपको छांटना है एग्जाम में कि गलत है या फिर। उत्पादक याद रखना, विशाल जनसंख्या वाले पारिस्थितिकी पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड है, उस इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर जो होते हैं वो कौन होंगे बताइए? उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं? कौन होंगे बताओ? सबसे नीचे कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पिरामिड का नुकीला आकार क्या बताता है? पिरामिड का नुकीला आकार दर्शाता है कि पिरामिड के प्रत्येक स्तर के साथ ऊर्जा या बायोमास की आपूर्ति क्या हो रही? कम। यहां जितना बायोमास की आपूर्ति है उससे कम इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी। यानी नुकीला आकार ये दर्शा रहा है कि वहां पर बायोमास की आपूर्ति क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। आगे अपन बात करते हैं, पारिस्थितिकी स्तूप के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले संख्या का पिरामिड, यानी इसको बोलते हैं नंबर का पिरामिड बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है जैव भार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड। तीसरा आता है दोस्तों एनर्जी पिरामिड, जिसको ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, नंबर 1 आता है संख्या का पिरामिड। कौन सा आता है? संख्या का पिरामिड। संख्या का मतलब होता है जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसा पारिस्थितिकी स्तूप जो कि इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवित व्यक्तियों की
कुल संख्या को दर्शाता है, कितने व्यक्तियों की कुल संख्या को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, संख्या का प्रामिड कहते हैं। और संख्या के प्रामिड में हमेशा उत्पादक कहाँ आते हैं बताओ, स्तर पर आते हैं। और शीर्ष मांसाहारी कहां पर आएगा बताइए, सबसे ऊपरी स्तर पर आता है। कहां पर आता है, सबसे ऊपरी स्तर पर आता है। तो देखो पेड़ पौधे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, इनको अपन बोलते हैं बेटा उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। पेड़ पौधों को जो खाएगा, गाय भैंस चूहा, जिनको हर्बीवोरस कहते हैं, या इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होंगे बताओ, शाकाहारी होंगे। कैसे होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता याद रखना शाकाहारी होते हैं। कार्निवोरस कैसे होते हैं बताइए, मांसाहारी होंगे। कार्निवोरस कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कार्निवोरस कैसे होते हैं बताइए, मांसाहारी होते हैं। यानी जो गाय को खा सकता है, भैंस को खा सकता है, चूहे को खा सकता है, वो सब मांसाहारी होंगे। और जो इनको खा सकता है वो टॉप कंज्यूमर होगा, टॉप कार्निवोरस होगा। यानी इसको कहा जाता है शीर्ष मांसाहारी। क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष मांसाहारी के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे नीचे होंगे और शीर्ष उपभोक्ता कहाँ होगा, ऊपर होगा। संख्या के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संख्या के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। संख्या के पिरामिड जो हैं वो उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। सीधे पिरामिड के आधार में उत्पादकों की संख्या हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। यदि सीधा पिरामिड है तो उसके आधार में हमेशा ज्यादा कौन होगा, उत्पादक होगा। कौन होगा याद रखना, उत्पादक होता है या प्रोड्यूसर्स होते हैं। और उल्टे पिरामिड के आधार में उत्पादकों की संख्या हमेशा कम होगी। देखो यहाँ पर एक उल्टा पिरामिड है तो उत्पादक यहाँ पर क्या है बताओ, कम है। उत्पादक से ज्यादा कौन है, चिड़िया तोता बंदर। उससे ज्यादा कौन है बताओ, कीट है। कौन है, कीट है। तो उल्टे पिरामिड के आधार में उत्पादकों की संख्या कम होगी और सीधे पिरामिड में उत्पादकों की संख्या अधिक होगी। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी पिरामिड का कितना भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। जबकि सबसे ऊपरी स्तर पर सबसे अधिक संख्या में व्यक्ति होते हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर अधिक संख्या में हमेशा, देखो वैसे ही आर्थ्रोपोडा जो है ना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दुनिया की 2/3 जातियां किसमें आती हैं, 2/3 कीट संघ में आती हैं। तो ऊपरी स्तर पर अधिक संख्या में व्यक्ति होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जीवों का आकार और भोजन की खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे खपत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। संख्या के पिरामिड उल्टे भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अगला जो आता है हमारा, वो आता है दोस्तों जैव भार का पिरामिड। किसका पिरामिड आता है, जैव भार का पिरामिड आता है अपना। और जैव भार का पिरामिड क्या होता है, जैव भार का पिरामिड क्या होता है, जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। वह पिरामिड जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट फूड चेन में खास श्रृंखला में प्रत्येक स्तर की कुल भार को दर्शाता है। प्रत्येक स्तर, ये एक स्तर है, इसको क्या कहते हैं याद रखना, इकोलॉजी में इस प्रत्येक को कहते हैं स्तर विन्यास। आगे आएगी टर्म, प्रत्येक को क्या कहते हैं, स्तर विन्यास कहते हैं। तो ये एक स्तर विन्यास है, ये एक स्तर विन्यास है, ये एक स्तर विन्यास है। तो प्रत्येक को क्या कहेंगे बताओ, स्तर विन्यास कहेंगे। तो ध्यान रखना, प्रत्येक स्तर के कुल भार को दर्शाता है। ये पिरामिड उल्टे एवं सीधे कैसे होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, हरे पेड़ पौधों कौन खा सकता है, चूहा बकरी खा सकते हैं। चूहा बकरी कौन खा सकता है, मछली मेढक बिल्ली खा सकते हैं। तो कौन खा सकता है, शेर। तो ये तो कैसा हो गया बताओ, सीधा हो गया। इधर देखो, पादप प्लवक, जो पादप प्लवक होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि जल की सतह पर तैरते रहते हैं, इनको कौन खाएगी, छोटी मछली खाएगी। इनको कौन खाएगी, छोटी मछली। और छोटी मछली कौन खा जाता है, बड़ी मछली। तो मुझे बताओ बायोमास किसका ज्यादा होगा, मास यानी वजन किसका ज्यादा होगा, बड़ी मछली का और छोटी मछली का, और लास्ट में पादप प्लवों का। तो जलीय पारितंत्र का जैव भार का जो पिरामिड होता है ना, ये उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। और ये वृक्ष का जो पिरामिड होता है ना, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, नॉर्मली सीधा होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। आगे अपन बात करते हैं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल और विज्ञान क्रांति टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार से जो हमारी क्लासेज आती रहेंगी, ये भी आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक क्लास को जरूर करके जाएं दोस्तों, और शेयर भी करें क्लास को, और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब,
हमारे लिए धीरे धीरे बढ़ते हुए कारगर काम करेगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, मैटर देना मेरी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। विद्या धन ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। हमें लाइक शेयर जरूर करें। जब भी आप फ्री हो जाओ क्लास को देखने के बाद, 1 मिनट लगता है शेयर करने में, आप जरूर शेयर करें। ठीक है? चलिए अगला देखो, ऊर्जा का पिरामिड। प्रश्न आ चुका है एलडीसी में भी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? सदैव सीधे होते हैं। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसको ऊर्जा का पिरामिड बोलते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा बताओ? एक दिशा का ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो हमें कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होगा? डायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा के पिरामिड के आधार पर स्थित उत्पादकों के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ध्यान रखना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और सबसे ऊपर के उपभोक्ता के पास ऊर्जा सबसे कम होगी। आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, उत्पादकों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और ऊपर वाले टॉप लेवल पर ऊर्जा सबसे कम होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। याद रखना, ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर लिखा हुआ है। एक वैज्ञानिक था लिंडेमान, और लिंडेमान का दक्षांश का नियम क्या कहता है कि एक जीव से दूसरे जीव में 10% स्थानांतरित होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। और लगभग 90% ऊर्जा क्या में आ जाती है? काम में आ जाती है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक खास श्रृंखला देगा, कोई भी नाम लेके पूछेगा, बताओ तो मेढक को कितना परसेंट ऊर्जा मिलेगी, सर्प को कितने परसेंट मिलेगी। तो याद रखना, टोटल आप 100% मानोगे, उसका 10-10 करते रहना। गड़बड़ी हमारी यहाँ पे जाके होती है 0.1, 1, 0.01, ये आपको विशेष याद रखना है। जैसे प्रोड्यूसर्स के पास ऊर्जा है 100%, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, हरे पेड़ पौधे, उत्पादकों के पास एनर्जी 100% है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को उसकी कितनी मिलेगी? 10%। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कितनी मिलेगी? 1%। टर्सरी को उसका 1%। तो इस प्रकार से ऊर्जा 10% जाती है। इसको लिंडेमान का दक्षांश का नियम भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी पिरामिड की आवश्यकता क्यों पड़ी? विभिन्न जीवों के आहार पैटर्न को ध्यान में रखता है, फिर प्राणियों की संख्या को ध्यान में रखता है। आपको यह पता होना चाहिए कौन किसको खाता है, कौन किसको इस दुनिया में खाता है। यह जानकारी प्राप्त होती है एक पोषण स्तर से शुरू होकर पारिस्थितिक तंत्र के अगले स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई, और इसमें जैव विविधता का जो डाटा है उस डाटा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि खास श्रृंखला में कोई गड़बड़ी होगी तो जैविक पिरामिड गड़बड़ा जाएगा, और जैविक पिरामिड जब गड़बड़ाया जाएगा तो संपूर्ण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये सभी की गंभीर समस्या है। सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, याद रखना। अगर अपन लिमिटेशंस की बात, इतना डिटेल आपने इकोलॉजिकल पिरामिड कहीं नहीं पढ़ा होगा, इससे बाहर कुछ है भी नहीं, याद रखना। ये आपका फाइनल है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, ये पढ़ना है आपको। सीमाएं दोस्तों हमारी, आपको छोटी सी बात आपको बता देता हूं। आरपीएससी सॉरी आरएसएसबी एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए बीआईपीएम पब्लिकेशन की ओर से एक हमने एमसीक्यू बुक निकाल ली है। 3100 क्वेश्चन है, 1000+। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है कि एक का दे दिया, 4 के नीचे लिख दिया उपरोक्त देखें उपरोक्त देखें। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन की संख्या कोई फिक्स नहीं है, जैसा टॉपिक है वैसा ही क्वेश्चन हम लिए हैं। इकोलॉजी के 400 क्वेश्चन है, धातु के 350 क्वेश्चन है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर के 200 क्वेश्चन है, यानी हर एक चैप्टर के 200, 250, 300 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड हमारी फुली किताब है, सीधे क्वेश्चन देंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी आरबीएससी जितने भी क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं सबका समावेशन है, और सभी पैटर्न के क्वेश्चन है, नए पैटर्न के क्वेश्चन है सारे, मिलान सुमिलन वाले, अभिकथन तर्क, समस्त प्रकार क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों ने बुक परचेज नहीं की और वो कर सकते हैं, साइंस में दमदार तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सीधा मैटर लेना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें, आप परचेज कर सकते हैं। जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम यूट्यूब पर अभी विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल पर भी इसकी फ्री टेस्ट फ्री सीरीज चला रखी है।
4 अपन वीआईपीएम पर भी लेते हैं और 8 से 9 अपने विज्ञान क्रांति पर। दोनों जगह इस बुक का प्रॉपर फ्री सॉल्यूशन चल रहा है, तो उन लाइव क्लासेस से जाकर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आप पूरे कंप्लीट लगभग जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व करा रहे हैं। तो आप नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, ले लेंगे तो यह है कि आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखना नहीं है दोस्तों। तो ये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप वीआईपीएम एकेडमी पर ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑल ओवर राजस्थान से कहीं से आप ले सकते हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं, सीमाएं क्या है। तो याद रखना इसमें मृत जीवी को ध्यान में नहीं रखा गया है। प्रश्न आ जाएगा पारिस्थितिकी स्तूप में मृत जीवी को रखा गया है, नहीं, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं। तथा उन्हें पर्यावरण की निर्जीव घटक के रूप मानता है, ये बिल्कुल बात है। पर्यावरण ऋतुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिरामिड में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कूड़ा, ह्यूमस, जैविक कचरा, इनको कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि पर्यावरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और पिरामिड में विभिन्न स्तरों पर विद्यमान समान प्रजातियों पर विचार नहीं किया गया है। स्तर एक है, प्रजाति अलग अलग है, उसमें चूहा भी है, उसमें गिलहरी भी है, उसमें गाय भी है, उसमें भैंस भी है, बकरी है, अलग अलग जीवों पर विचार नहीं किया। पारितंत्र प्रकृति की क्रियाशील इकाई है, याद रखना। ये जो विभिन्न स्तर है ना, इन पे जो प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण है, किस स्तर में कौन कौन जातियां हैं, इनको इकोलॉजी में कहते हैं स्तर विन्यास। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, अब कुछ इंपोर्टेंट टर्म है, ये 12th क्लास एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट टर्म है, याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा जो उत्पन्न की गई जैव मात्रा है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लैंग्वेज आपको मिलेगी एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछेगा क्या कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। फिर पूछेगा जैव मात्रा उत्पादन की दर क्या कहलाती है, दर कहलाती है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, या इसको उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहा जाता है। अच्छा, दो इसमें पार्ट है, एक तो जीपीपी और एक आता है हमारा एनपीपी। पेड़ पौधे टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल कितना कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं, टोटल कितना ग्लूकोज बना रहे हैं, वो तो है जीपीपी। और उसमें से कुछ पार्ट पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया में काम में आ जाता है, तो जीपीपी में से जब श्वसन को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एनपीपी। यानी ग्रॉस में से जो पार्ट रेस्पिरेशन में काम में आ जाएगा, बचा हुआ भाग कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी की टर्म है जीपीपी एनपीपी। जीपीपी बोले तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, उल्टा लिख सकते हो एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। तो लिखा हुआ है एनपीपी बराबर जीपीपी आर। तो सकल प्राप्त उत्पादकता में से यदि श्वसन वाली दौरान हुई उसको घटा दें, क्या बच जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाती है। ध्यान रखना सकल प्राप्त उत्पादकता क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर है, जो ग्लूकोज बनता है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो सब क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल यानी पूरा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषियों की खपत के लिए उपलब्ध क्या है दोस्तों, जैव मात्रा है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों को निर्माण की दर के रूप में दर्शाया है। इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, पादप केवल कितना परसेंट प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण को ग्रहण करते हैं, 2 से 10%। या हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश का मात्र कितना परसेंट उपयोग लेते हैं, परसेंट। ये भी क्वेश्चन एक बार स्टेनोग्राफर में आ चुका है। हरे पेड़ पौधों को इकोलॉजी में क्या कहते हैं, उत्पादक। पादप प्रजातियां क्या कहलाती हैं, फ्लोरा। और जंतु प्रजातियां क्या कहलाती है, फौना। दोनों ही इंपोर्टेंट टर्म है। आगे हम बात करते हैं पोषक चक्र, जैव रासायनिक चक्र। देखो ये वैसे पार्ट अलग है, मैं इसका अलग ही वीडियो बनाऊंगा जैव रासायनिक चक्र का, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। अभी हमें शॉर्ट एंड शूट स्टडी करनी है। बायो जियो केमिकल साइकिल, क्या कहते हैं इनको, बायो केमिकल साइकिल। दो टाइप के होते हैं, गैसीय अपसादी। गैस का मतलब होता है जिसके भंडार वायुमंडल में हो। जैसे हर बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा गैसीय चक्र है, कौन सा अपसादी चक्र है। इंपोर्टेंट लिख लो, आएगा एलडीसी। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये तो सब हैं गैसीय। और अपसादी का मतलब होता है जो धरती के पटल में उपस्थित होते हैं, जैसे सल्फर चक्र और फास्फोरस। रट लो, सल्फर फास्फोरस कहते हैं अपसादी हैं, सेडिमेंटेड हैं, या इनको तलछट कहा जाता है। जीवों में शुष्क भार का कितना परसेंट भाग कार्बन का बना होता है, 49। समुद्र में कितना परसेंट कार्बन विलय के रूप में पाया जाता है, 71%।
अगला पॉइंट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रति वर्ष कितना किलोग्राम, 4 × 1013, याद रखना 4 × 1013 किलोग्राम कार्बन का क्या हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। ये सारे एनसीईआरटी 12th क्लास के पॉइंट हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इतनी बेहतर स्टडी करवा रहा हूं आपको, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम के अंदर एक जैविक समुदाय द्वारा दूसरे जैविक समुदाय को प्रतिस्थापित करना, उसको भगाना, उसको हटाना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। और यह अवधारणा किसने दी थी, क्लीमेंट्स ने दी थी। क्लीमेंट्स। क्रमक क्या होता है, समुदाय का संपूर्ण क्रम दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्रमक कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है स्थित शस्त्र, खड़ी फसल को स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। एनसीईआरटी का ही टर्म है, प्रश्न आ सकता है याद रखना कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। सिंपल भाषा में बोलूं, पहले समझा दूं आपको कि पारिस्थितिक स्तूप है, कि हरे पादप हैं, कि कीट है, कि मेढक है, कि सर्प है। इस हर एक को अपन क्या कहेंगे, वो बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इसी को खड़ी फसल कहते हैं, शस्य फसल कहते हैं। तो विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों की जो खास मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शस्य फसल या खड़ी फसल कहते हैं। और इस शस्य को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या की मात्रा को ताजे या शुष्क भार से क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा पार्ट था, जिसमें हमने पारिस्थितिकी स्तूप वाला पार्ट लिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से जनरली जाता है। इसकी दोस्तों आपको यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है हमारा विज्ञान क्रांति के नाम से है, ये आप सर्च कर लेना। इसी चैनल से हमारा यूट्यूब चैनल है, और लगातार आपको सारी क्लासेस पर मिलती रहेंगी। ये हमारा टेलीग्राम भी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी वाले शॉर्ट वीडियो सीरीज आपको मिलते रहें। कोई भी आपको समस्या आती है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, फिर भी कोई तकलीफ होगी और चेक करवा लेंगे। कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो, इस पर मैसेज कर देना, या फिर क्लास पर कमेंट जरूर करना है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो सीरीज, कैसी लगी आपको क्लास, और भी कुछ पूछना है तो कमेंट आप जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारी क्लास को ऊर्जा देता है, और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करोगे, क्लास को लाइक भी करोगे, और 1 मिनट का समय निकाल करके क्लास को शेयर भी करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए भी करोगे, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, तो आज का हमारा जो शॉर्ट वीडियो सीरीज में इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और कुछ छोटी छोटी और भी बातें थी इंपॉर्टेंट, वो भी हमने यहाँ पर टर्म्स पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एलडीसी ही नहीं, हर एग्जाम, चाहे एलडीसी हो, सीटी, पटवार, पुलिस, बीडीओ, आरएस, आईएएस, सभी के अंदर पूछा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लास को लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत बहुत हेलो।